बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। आज क्लास 9 चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आज इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। तो जी ये सब टॉपिक है आपके, ये कवर किए जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोटोप्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एनाइन देखेंगे। तो ये तकरीबन हाफ चैप्टर है जो आज एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस वीडियो में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्ट्स जो पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चलें जी आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। चलें जी, ये जी सबसे पहले आ गया बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब ये बीम ऑफ पार्टिकल्स, जब हमारे ये बीम ऑफ पार्टिकल्स हमने भेजे यहाँ पर, तो हुआ क्या, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। ये देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक प्लेट्स कहते हैं तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये ऊपर वाली। तो ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नीचे जो है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है हमारे पास। तो उसके बाद जब हमने बीम ऑफ पार्टिकल्स हमने इसमें थ्रो किए बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हुआ क्या, हुआ ये कि जो आपको पता है कि बीम ऑफ पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज तो फिर ये डिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया जो कि रेड से शो किया गया है हमने। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट लफ्ज़ का मतलब होता है बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इसके अलावा जब बीम ऑफ पार्टिकल्स में से, पार्टिकल्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ही हैं, है ना। तो अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन जब गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से बिटवीन द प्लेट्स, तो न्यूट्रॉन स्ट्रेट ही गुजर गया। आपसे देख सकते हैं कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो नहीं हुई, बल्कि इट पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट शोज दैट इट इज़ न्यूट्रल। इसके अलावा जब सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन थ्रो गया, सिंस वी नो दैट प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर प्रोटॉन है तो इट इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि बेंड होगा। एज वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही रीज़न है पीछे कि प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन क्योंकि आपको पता है मास के लिहाज से हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइटर हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे लाइटर हैं, ठीक है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आप ऊपर के पैराग्राफ में आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर दे आर लेस डिफ्लेक्टेड। तो वो जो डिफ्लेक्शन हुई है वो लेस डिफ्लेक्शन हुई है। आप देख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो लेस डिफ्लेक्शन हो रही है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, हल्का सा बेंड हुआ है, ठीक है, शार्प बेंड नहीं है। वजह ये है, ये अच्छा ये आपके रीजनिंग में आ सकता है कि वाई देयर इज़ अ लेस डिफ्लेक्शन इन टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। तो फिर आप ये बताएंगे कि सिंस प्रोटॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स सो दे डिफ्लेक्टेड लेस, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन, जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है लाइटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, सो दे डिफ्लेक्टेड वेरी इजीली, बहुत जल्दी से डिफ्लेक्ट हो गए बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ज़रूर मैं आपको ये भी बता दूं कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत आसान भी है। साथ में आप फिगर भी बनाएंगे एग्ज़ाम में, जब भी आपके कोई भी असेसमेंट और एग्ज़ाम होंगे आप फिगर भी लाजमी बनाएंगे, और इस फिगर से ही सारी बात आप देखें समझ भी आ रही है। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी आइसोटोप की है। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट ना। आइसोटोप्स आपको बहुत आसान सी ज़बान में बता दिया जाएगा कि आइसोटोप्स हैं क्या। आइसो मीन्स सेम होता है और टोप्स मीन्स प्लेस होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। सही है। आइसोटोप क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और जब हम ये कहते हैं ना डिफरेंट मास नंबर, तो इसका ये मतलब होता है, एक तो ये आप देख लें कि एटम्स हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब खुद सोचें, अगर मैं कह रही हूँ कि सेम एटॉमिक नंबर है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन रिकॉल करें तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, हैविंग अ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो
तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं आप एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी बना रहे होते हैं। तो यानी आसान ज़बान में प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। अगर मास नंबर डिफरेंट हो तो इसका ये भी मतलब है कि न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलें देखते हैं ज़रा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। आइसोटोप की सिमिलैरिटी और डिफरेंस पेपर में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिया हुआ है, आप आराम से इसको कॉपी कर लें और देख लें। सिमिलैरिटीज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, सिमिलैरिटीज़ में आप लिखेंगे सेम एटॉमिक नंबर, जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि सेम एटॉमिक नंबर, इसका ये मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और इसका ये भी मतलब हुआ कि सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ ये भी है कि सारे आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद है दे गिव द सेम केमिकल रिएक्शन। अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एंड इफ दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेंगी, बट फिज़िकली क्या होगा, दे आर डिफरेंट। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब तो ये आइसोटोप्स की सिमिलैरिटीज़ थी। अब डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया डिफरेंट मास नंबर होता है आइसोटोप्स का। जब अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और मैंने आपको ये बता दिया डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, एक ही बात हो गई, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल भी मैंने दे दी, सेम केमिकल रिएक्शन देंगे बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है एटम स्टेबल है कि नहीं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेट्स कंक्लूड इट। आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। चलें जी, ये जी आ गया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब भी क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू एक्सप्लेन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अब क्या देखना पड़ेगा, मैं आपको पहले तो स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ना। There are 3 isotopes of hydrogen. One is called protium, 1H1. अब 1H1 का मतलब है ये जो 1 नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर, और ये जो है मास नंबर लिखा जाता है ऊपर। दिस इज़ ड्यूटीरियम, DEUTERIUM, स्पेलिंग याद करिएगा। ड्यूटीरियम 1 एटॉमिक नंबर, 2 मास नंबर होता है इसका। ट्राइटियम 1 एटॉमिक नंबर और 3 इसका क्या है, मास नंबर। तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ऑल ऑफ देम हैव सेम एटॉमिक नंबर विच इज़ 1, जो कि नीचे लिखा हुआ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है ये 1, ये 1, ठीक है, और ये 1, ये एटॉमिक नंबर हैं जो सेम है, लेकिन मास नंबर देखें डिफरेंट है। एक 1 है, एक का मास 2 है, एक का एटॉमिक मास 3 है, तो मास नंबर आर डिफरेंट। ठीक हो गया। इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने प्रोटॉन सिर्फ एक दिखाया है जबकि न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है कि वजह क्या है, आपको पता है कि न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए फार्मूला कैसे लगाएंगे। कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 में से 1 को माइनस किया तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, 0। तो यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहें तो न्यूट्रॉन 0 लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 1 बनेंगे, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सब में 1 बना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों बना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबके हैं 1। देख लें, एटॉमिक नंबर सबके 1 हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे सबके, आसान सी बात है, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। अब लेट्स सी द न्यूट्रॉन मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रॉन मालूम कैसे करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। 1 - 1 क्या हुआ, 0, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, मास नंबर 2 है, तो हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। 2 - 1 बचा, तो एक ही न्यूट्रॉन बना। इसी तरह 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 बचा, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, 2, क्योंकि फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर अगर 3 है, 3 में से
एटॉमिक नंबर 1 को माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह लिखना है कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आप पहले जो है फर्स्ट लाइन लिख लीजिएगा। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ड्यूटेरियम 1, ट्राइटेरियम 1, और फिर मैंने न्यूट्रॉन का प्रोसीजर आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलें जी, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। यहाँ पर कार्बन 12 ठीक हो गया, कार्बन 13, कार्बन 14, ये नाम जो पढ़े हैं ये मास नंबर के लिहाज से पढ़े हैं। सबका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, सबका एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास नंबर एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। चलें जी, तो अगर हमने अभी डेफिनेशन बात कर रहा है अभी हमने कि एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 6 बनेंगे, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। 12 में से 6 गए तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो 6 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। देखें 4 ये रहे, 5 और 6 ठीक हो गया, और प्रोटॉन आपके 12 बनेंगे। सही हो गया। ये जो मैंने कलरफुल बनाए हैं आप चाहे तो यहाँ अंदर लिख लें कि प्रोटॉन भी 6 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है आपके 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आ जाएगा। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी आपने करेंगे। ये देखें फर्दर मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन 13 को अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6 है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम किया, 13 में से 6 को माइनस किया तो 7 आंसर आ गया। इसी तरह कार्बन 14 के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे जो कि है 6, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर है 14, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे मालूम किया है, 14 में से 6 को माइनस किया, इट बिकम्स 8। तो बहुत ही आसान सा जी कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स डू द न्यूमेरिकल ऑफ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द अबेंडेंस ऑफ द एलिमेंट। अबेंडेंस ऑफ द एलिमेंट का मतलब होता है कि जी कोई भी एलिमेंट कितने ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, उसका वेटेज कितना है, उसका मास कितना है। तो ये देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप। एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज़ 35.5 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज़ एवरेज। आसान समझ में अगर आपको मैंने बताना हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, अगर 2 आइसोटोप है ना ए और बी, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ बेसिकली द एवरेज ऑफ द 2 आइसोटोप्स। आसान समझ में एवरेज ऑफ द 2 आइसोटोप्स। यहाँ देखें लिखा हुआ भी है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज़ 35.5, यानी अगर आइसोटोप ए और बी इसका एवरेज, दोनों के आइसोटोप का एवरेज निकाला जाए, यानी अबेंडेंस एवरेज निकाला जाए, यानी कितने अमाउंट में है ये, तो 35.5 AMU आएगा। रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ द एलिमेंट ए एलिमेंट का जो रिलेटिव अबेंडेंस है, अबेंडेंस का मतलब है द अमाउंट या परसेंटेज जो है वो है 75.77, जबकि आइसोटोपिक मास यानी कि जो आपका जो ए आइसोटोप है उसका रिलेटिव अबेंडेंस यानी कि परसेंटेज भी दिया हुआ है कि इतना मौजूद है आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इसमें आपके इन्वायरमेंट में इतना है, और जबकि आइसोटोप का जो मास है वो 35 है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द आइसोटोपिक मास ऑफ बी। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ बी, आइसोटोपिक मास ऑफ बी, और जबकि रिलेटिव अबेंडेंस इज गिवन टू अस विच इज़ 24.23। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको आपको याद रखना है। कोई हाई फाई रूल नहीं है, बस बहुत आसान सा फॉर्मूला है। रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइसोटोप ए का मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अबेंडेंस से, सम कर देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बी को सम करेंगे किससे, इस पूरे पार्ट से। इस पूरे पार्ट में क्या आएगा, आइसोटोप बी का मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अबेंडेंस से, यानी कि मास इज मल्टीप्लाइड बाय अबेंडेंस। ये आइसोटोप ए है और ये आइसोटोप बी है और डिवाइडेड बाय 100। तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आइसोटोप ए का मास हमारे पास क्या है भाई, ये रहा 35, अबेंडेंस यानी कि जो परसेंटेज है वो है 75.77, ठीक है। परसेंटेज में डिवाइडेड बाय 100 तो नीचे 100 हुआ है, प्लस आइसोटोप बी का मास हमें कैलकुलेट करना है।
बी की अबेंडेंस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में और 24.23% डिवाइड करेंगे 100 से, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें गिवन है 35.5। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ये देख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 और ये सब चीज़ें आ गई। ये देखें सिर्फ सब्स्टिट्यूट की है, वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये देखें, ये जो 100 था, ये 100 डिवाइड हो रहा था ना, वहाँ जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करना चाहें तो ये कर लें, वरना कोई इशू नहीं है। 100 डिवाइड हो रहा था पिछली वाली स्लाइड में भी, इधर देख लेते हैं, पिछली वाली स्लाइड में भी देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये वैल्यू देखें, सब्स्टिट्यूट करिए आपने। रिलेटिव एटॉमिक मास ये रहा, ए का मास 35, अबेंडेंस इतना, प्लस बी का मास फाइंड आउट करना है, इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया। इसकी अबेंडेंस 24.23, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और फिर ये 24.23 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो 24.23 एक्स आ जाएगा। यही किया है मैंने यहाँ पर, ये देखें, तो ये आ गया। अब आपको पता है कि ये हमें x की वैल्यू मालूम करनी होती है, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस करके आपका आंसर आ गया। अब जाहिर है x की वैल्यू मालूम करनी है, मास ऑफ आइसोटोप B मालूम करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे 24.23 को। ठीक है, ये देखें 24.23 से इसको वैल्यू को डिवाइड कर दिया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और x क्या चीज़ है भाई, बेसिकली 37.0, तो 37 इज़ अ मास ऑफ आइसोटोपिक B। और ये 37 जो है, ये बयान से क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन के एक आइसोटोप का मास होता है 35 और दूसरे का होता है 37। चलें जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ अ चार्ट। ये अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट। सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल होती है उसको पहले फिल किया जाता है और फिर हायर एनर्जी को। ये बहुत से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप वो जाके देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये n=1, इसका मतलब ये K शेल है, ये K शेल है। n=2, ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने सब शेल आ रहे हैं, 2s2p। n=3, इसका मतलब है कि ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल जो कि कौन सा शेल होता है, KLM, ये M शेल है और M शेल में 3 सब शेल आ रहे हैं, 3s, 3p, 3d। n=4, अब ये कौन सा शेल है, ये हो गया था K, ये हो गया था L, ये हो गया था M और ये हो गया था N। तो अगर आपसे पूछे कि N सब शेल में, N में कितने सब शेल आते हैं, ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में है कि N में कितने सब शेल आते हैं, N मतलब कैपिटल N, तो फिर आपने बताना है कि 4s, 4p, 4d, 4f। इसी तरह n=5, 5s, 5p, 5d, 5f। इसी तरह n=6, 6 छठा जो सब शेल है, ये इसकी ये सीक्वेंस है, 6s, 6p, 6d। 7 सब शेल, 7 जो आपका मेन शेल है, 7s, 7p, इसी तरह फर्दर ऑन। तो खैर आसान ज़बान में ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, ये N शेल है, ये O, P, Q, इस तरह चलता जाएगा, K, L, M, N, O, P। तो खैर ये जो आपने ये चार्ट देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। अब आप ये जो देख रहे हैं एरो, ये कैसे चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट विद द लोअर एनर्जी लेवल। फर्स्ट यू हैव टू फिल द लोअर एनर्जी लेवल, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल। दिस इज़ द ऑफ-बॉब प्रिंसिपल। ऑफ-बॉब प्रिंसिपल ये कहता है कि लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल किया जाएगा, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल। अब लोअर एनर्जी लेवल का सीक्वेंस देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल किया जाएगा, एरो कहाँ जा रहा है, फिर 2s में, फिर किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2p में, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3p में, फिर 4s में आएगा और फिर 3d में जाएगा। बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं कि 3p के बाद 3d लिख देते हैं, नहीं, ये एरो आप देखें, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, 4s में और फिर 3d में। तो ये चार्ट अपनी कॉपीज़ में लाजमी बनाइएगा ताकि आपकी जो है कन्फ्यूजन दूर हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल लाजमी फर्स्ट ईयर में भी आता है, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। और आपने याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है कि लो एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट। 3p के बाद क्या आएगा, 4s, और 4s के बाद 3d। और मैं बार बार इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ कि आपने याद रखना है, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d। चलें जी, अब आ जाते हैं कि एकोमोडेशन कैसी है सब शेल में। एकोमोडेशन का मतलब है, जाहिर है कि एक अगर कमरा है उसमें 30 या 35 लोग आ सकते हैं, तो उसमें 50 को आप फिल नहीं करेंगे। तो यानी कि एकोमोडेशन का मतलब है कैपेसिटी।
कि एस शेल में कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 6 से कम तो चलेगा बट जो 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुंजाइश जो है सिर्फ जो रूम है वो 10 के लिए है, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई इन दैट सब शेल, 10 से ऊपर नहीं जा सकता, 10 से कम तो चलेगा। एफ 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये वाला जो चार्ट आपके सामने है ये एमसीक्यूज़ में इसमें से लाजमी आता है, कुछ पूछ लेते हैं कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो आपको पता होना चाहिए, ये लाजमी पता होना चाहिए। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। चलें जी, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलें जी, ये ज़बरदस्त एग्जांपल है आपके किसी क्वेश्चन नंबर 9 से लिया है। मैंने एक पार्ट सॉल्व किया, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ये जी आ गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट। फिर से बता दूं, n = 1 मतलब के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल, ये ओ शेल, ये फर्स्ट शेल के शेल होता है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, 2p में आएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए यहाँ पे सिलिकॉन आपको एक एलिमेंट दिया है, नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और सिलिकॉन का मास नंबर 28 है। बच्चे क्या करते हैं, 28 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। नहीं, मास नंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर से आपको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे कि एटॉमिक नंबर जो है ना हमारा है 14। सही हो गया। चलें, 14 के लिहाज से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगी। 14 नंबर पूरे करने होते हैं, बहुत मज़े का सवाल होता है ये। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1s की कैपेसिटी कितनी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई इन s ऑर्बिटल, 2। फिर उसके बाद 1s के बाद किस में जाएगा, 2s में, ये आ गया 2s। कितनी एकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन की, 2। p में आ जाएँ, p की एकोमोडेशन अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं। ये हो गए। काउंटिंग साथ साथ करेंगे, 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब फर्दर कितने बच गए, 4 बच गए ना। अब 2p के बाद आ जाएं तो किस में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2p के बाद 3s में। s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, ये देखें s के ऊपर 2 लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलें जी, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3p में। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ पर 2 लगाया है। वजह ये कि हमारे 14 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो रहे हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 होगा। 12 ज़ाहिर 6 की कैपेसिटी है, लेकिन हमारे 14 एटॉमिक नंबर पूरा हो रहा है, तो 13 ये हो जाएगा 12 और 12 और 2 14 हो जाएगा। मेरे यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हुआ क्या है कि सबसे पहले आपने लोअर एनर्जी लेवल्स को फिल किया है, लोअर टू हायर आप मूव कर रहे हैं, और कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होनी चाहिए। एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 2 से कम चलेंगे, लेकिन आपको पहले 2 पूरे करने हैं और फिर आप पी में जाएंगे जो कि 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। चलें जी, ये हो गया, एर्गन आ गया। अब ये आप पॉज करके ख़ुद से आप इसको करने की कोशिश करें जी। एर्गन जिसका मास नंबर 40 है लेकिन एटॉमिक नंबर 18 है, और आपको पता है व्हेन वी हैव टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मस्ट फॉलो ऑफ बॉब प्रिंसिपल, और फिर हमें एटॉमिक नंबर देखना होता है। ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ऑफ बॉब प्रिंसिपल ये कहता है कि लो एनर्जी लेवल्स आर फिल फर्स्ट, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल। पहले लो एनर्जी लेवल फिल होंगे और फिर हायर एनर्जी लेवल। एटॉमिक नंबर एर्गन का होता है 18, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले 1s में जाएगा और s पे आप लिखोगे 2। 2 का मतलब है 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2। तो देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s में हमारी 2 आ गई, लेकिन फिर 3s के बाद हम किस में जाएंगे, 3p में। 3p में अकोमोडेशन 6 की है और हमारे इलेक्ट्रॉन भी 18 है। तो ये देखें 6, ये 2 और 2 4, 4 और 6, तो ये कितने हो गए, 10, 10 और 2 12, 12 में 6 को ऐड करेंगे तो 18। हमारा जो एटॉमिक नंबर 18 की तादाद थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हमने पी में आखिर में 6 डाल दिया। 6 से ऊपर आप इसमें नहीं डाल सकते, 6 से कम तो आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा था। ये आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, 1 से 2 बार बनाएंगे और फिर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही अच्छी सी आपकी जो है ना परफेक्शन आ जाएगी, मास्टरी हो जाएगी आपकी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। चलें जी, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन देखते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 कैटाइन। अब हम ये यहाँ क्वेश्चन में वी हैव टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम।
अच्छा जी, 7 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, पर अभी ये 9 क्लास का है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में मेटल कैटाइन को फर्दर भी डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, लेकिन खैर जान लेते हैं। कैटाइन मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। और फिर यहाँ लिखा है कि दीज आर मेटल, यस, कैटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटल एटम्स। पॉजिटिव चार्ज मेटल्स पे होता है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैटाइन मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन मीन्स दैट मेटल नॉन मेटल नहीं, मेटल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ग्रुप 1A आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा थोड़ा याद होगा, बल्कि अभी मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी भी और समझाऊंगी भी। जो मेटल होता है दे लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। तो कैटाइन की डेफिनेशन क्या है? कैटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटल एज दे लूज इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे लूज कैसे? जैसे ग्रुप 1A में चले जाएं, ग्रुप 1A में जो मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए उनका ग्रुप 1 है। इसी तरह ग्रुप 2 के अंदर 2A के अंदर मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसलिए इनका ग्रुप 2 है। इसी तरह ग्रुप 3 में चले जाएं, जो मेटल्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कि जैसे कि एल्यूमिनियम, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इट फॉर्म्स कैटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो चलें जी, ये आपका जो है क्वेश्चन आ गया। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। यहाँ मास से लेना देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एनाइन में मास से, एटॉमिक मास से हमारा लेना देना इसमें नहीं होता। चलें जी, ये देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती से आपके लिए बना दिया। एल्युमिनियम मैंने अभी आपको कहा एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो मैं पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिखाऊं, यहाँ देखें, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम कैटाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था, वो जहन में है ना आपके? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर था 13 कैसे होगा? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जिसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट ज़रा आप रिकॉल करें, 2s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे। अभी ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंटिंग साथ साथ चलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13। फिर 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। फिर 3p में जाएगा तो जाहिर है हमारे 10 और 2 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब सिंस एल्युमिनियम इज इन अ ग्रुप 3A, it means that it is a metal and it loses 3 electrons to complete its valence shell electron। इस जुमले का क्या मतलब है? क्योंकि ये अभी आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में आ रहा है, लेकिन सिर्फ मैं ये बता दूं कि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब है टू बिकम स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये है कि आखिरी शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, लास्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। वो आखिरी शेल में, जो भी उसका आखिरी शेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को कैटाइन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। और मेटल की डेफिनेशन भी ये है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखें इधर ज़रा, ये हो गया आखिरी शेल, ये तो के शेल है। 1s क्या था? मैंने आपको पढ़ पढ़ के बार बार बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 1s क्या है? 1s आपका जो है के शेल है, 1s आपका के शेल है, 2s और 2p आपका एल शेल है, ठीक है। ये आपका एम शेल हो गया, ये आपका कौन सा शेल हो गया? एम शेल हो गया, सही है। अब आप ये देखें, ये के, ये एल और ये आपका एम शेल। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे? ये पूरा शेल रिमूव करना पड़ेगा। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव कर दिए? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में अब इसके 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी मैंने बोला कि हर एटम अपने जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में जो आखिरी शेल है, वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। या तो वो लूज़ करेगा या तो गेन करेगा, लेकिन मेटल के केस में वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरा शेल ही रिमूव हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो बस यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गई, पी तक, तो ये हमारी आ गई। और ये एल्युमिनियम +3 आयन बन गया। क्या बन गया भाई? एल्युमिनियम Al +3 समझ आ रहा है क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है और मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ताकि वो अपना नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस क्या होता है? 8A जो ग्रुप है जिसमें आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंप्लीट कर सके। और देखें, बहुत ही आसान सी अंग्रेज़ी, कोई इतना हाईफाई नहीं है। आप लिखेंगे कि सिंस एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड इट इज़ अ मेटल और इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, टू गेट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक, ये क्योंकि इस क्वेश्चन में लफ्ज़ लिखा है डिस्क्राइब, है ना, देखें इधर। अब पीछे आते हैं, यहाँ लिखा था डिस्क्राइब, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू डिस्क्राइब इट, लेकिन डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरोस, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन और विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप साथ में बनाएंगे, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अल्युमिनियम आपने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में, यानी कि के शेल में 2, एल में 8 और एम में 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा, क्योंकि देखें मेटल लूज़ करता है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि मेटल लूज़ करता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना आसान नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को जब इसने लूज़ किया तो लूज़ इधर लिखेंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ लिखेंगे, और अगर गेन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। खैर 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है कि इट लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर ये देखें शेल ही गायब हो गया, ज़ाहिर है, ये देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, शेल गायब हो गया और यहाँ +3 आ गया, ये शो कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। तो अल्युमिनियम ने कैटाइन बनाया Al+3। तो विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर पेपर्स। अब देखते हैं एनाइन। एनाइन कौन बनाता है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3, बिल्कुल अपोजिट ऑफ द प्रीवियस वन। तो एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय द नॉन मेटल। अब सवाल ये उठता है कि नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जी चलें जी, क्या आ गया, देखें एनाइन में हमने बात की कि एनाइन क्या होते हैं, एनाइन कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। एनाइन का मतलब, एक तो पहली बात आप जान लें कि कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज था, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, और ये वाली प्रॉपर्टी एनाइन की फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज़ डन बाय द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं एनाइन फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 में देयर आर 2 क्वेश्चंस विच इज़ सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट बी। तो सबसे पहले हम इसकी, सबसे पहले एग्ज़ाम में आप स्ट्रक्चर बनाने से भी पहले आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें और फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको समझ आ गई होगी, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ठीक है, ये के शेल है, ये 2s2p एल शेल है, ये एम शेल है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 17 था तो ये देखें कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। अब देखें कि लास्ट शेल में, लास्ट शेल कौन सा है, 3s और 3p, 5 और 2 7, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचें कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे इसको, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरी और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होगी ना नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, तो इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से इतने सारे इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि होगा ये कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 2 करना है या 3 करना है, इट डिपेंड्स। अब ये देखें ना, अब ये जो 1s है ये के शेल है, 2s2p एल शेल है, ये एम शेल है, एम शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इट हैज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कैसे गेन होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो ये देखें आउटर मोस्ट शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन के गेन से ये 5 वाला नंबर क्या हो गया, p6 हो गया। तो इसमें आप लिखेंगे कि क्लोरीन, सिंस क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7a, so it has a 7 electrons in the outermost shell. outermost shell में how many electrons it has, m shell में 5 और 2 7 electrons हैं। so in order to achieve the noble gas configuration it has to gain 1 electron or it needs 1 electron so that its octet will be completed। अब पीछे आ जाएं ज़रा, अब फिर एंड में आप जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप डिस्क्रिप्शन, फिर एंड में आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अब आपने क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 था, आपने 7 इलेक्ट्रॉन लगाए, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिर में 7।
एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। गेन करने पे आउटर मोस्ट शेल में देखें एक इलेक्ट्रॉन का गेन, आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब एनाइन फॉर्म हो गया। जब एनाइन एनाइन का मतलब है कि इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपने यहाँ पर -1, अच्छा 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख लें -1। -1 क्या शो कर रहा है कि इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड आइन, ये कहलाता है क्लोराइड एनाइन। ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, स्लाइड हो गई हमारी ख़त्म। उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपके सामने दोबारा डिस्प्ले पे हैं। आज के टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आप यूज़ करें और बताएं कि कहाँ कन्फ्यूजन है। बाकी ये है कि आई होप कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।